बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा का लेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके अंदर हमने सबसे पहले आज कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को देखना है। सबसे पहले हम क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस बनाने के बाद हम एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन करेंगे। एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन करने के बाद हम उसके अंदर फंक्शंस बनाएंगे। फंक्शंस बनाने के बाद हम ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग करेंगे। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग करने के बाद हम उसके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। जो आज का कंटेंट्स, आज की डिस्क्रिप्शन हमने करनी है वो मैं अभी आपको डिफाइन कर देता हूँ वर्ड की फाइल में कि हमने किन किन चीज़ों के ऊपर किस किस तरीके से वर्कआउट करना है। ठीक हो गया। तो जो आज का हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने, ठीक है, सबसे पहले जनरेट क्लास। सबसे पहले हमने क्लासेस जनरेट करनी है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्लासेस जनरेट करना। इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर। स्पेसिफायर्स जो होते हैं हमारे पास होते हैं प्राइवेट, हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं पब्लिक, हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं प्रोटेक्टेड। तो एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो होता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता है और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की एक्सेसिबिलिटी कितनी होती है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की एक्सेसिबिलिटी कितनी होती है एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर की एक्सेसिबिलिटी कितनी होती है, कहाँ तक होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग डिस्कस करने के साथ साथ ही हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के साथ अब एब्स्ट्रैक्शन को भी डिस्कस कर सकते हैं, ABST। ठीक है। इसके साथ साथ पैरामीटराइज फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शंस, पैरामीटराइज फंक्शंस के बाद एब्स्ट्रैक्शन, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, पैरामीटराइज फंक्शंस, पैरामीटराइज फंक्शंस के बाद आप कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्टर और उसके बाद डिस्ट्रक्टर। ये इसके स्पेलिंग जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो उसको देख लीजिएगा अगर कोई इसमें नजर आती है कंस्ट्रक्टर के। डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये आज के आपके जो हैं वो कंटेंट्स हैं जिसको आज हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया। ये आज आपके कंटेंट्स हैं जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो में प्रोग्रामिंग पे जाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। और प्रोग्रामिंग करते हुए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जो है एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करनी है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या करते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या करते हैं, क्लासेस क्या कर रही होती हैं, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे डिफाइन करूँ। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले हम जो है इसमें तो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें हमसे सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करने के बाद विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करने के बाद हम इसके साथ अटैच फाइल्स करते हैं। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट,
न्यू प्रोजेक्ट में सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट, सी प्लस प्लस में जनरल प्रोजेक्ट, एम्प्टी प्रोजेक्ट, एम्प्टी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट 1 P1 के नाम से। एक मैंने प्रोजेक्ट कंपाइल किया, ये आपके सामने कंपाइल हो रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट P1 कंपाइल करने के बाद P1 के ऊपर राइट क्लिक किया, ऐड किया न्यू आइटम्स की। न्यू आइटम्स करने के बाद सी प्लस प्लस कोड और इसको ऐड कर दिया। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम मैंने आपको पहले बताया, हैश सर्चिंग करता है, इंक्लूड इंक्लूड करता है आयोस्ट्रीम लाइब्रेरीज को। तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम की लाइब्रेरीज को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एक एसटीडी फाइल है, नेम स्पेस एसटीडी एक फाइल है, एसटीडी फाइल्स। अब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में हम क्या करते हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं, एसटीडी फाइल्स को जनरेट कर रहे हैं, एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। एपीआई का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये ऊपर वाले कोड को और नीचे वाले कोड को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें वो वर्कआउट कर सके। इज इट क्लियर? जो हमारे पास लाइब्रेरी है और नीचे बॉडी ऑफ द कोड है, इसको आपस में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो आईओस्ट्रीम एक एपीआईज है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्लास डिफाइन करता हूँ। क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास जस्ट ये क्लास का सिंटेक्स है। उसके बाद यूजर डिफाइन नेम ऑफ द क्लास। इसके बाद जो नेम ऑफ द क्लास है वो यूजर डिफाइन, आप अपनी मर्जी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेम ऑफ द क्लास डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ए, और इसके बाद ब्रैकेट्स लगा दिए, क्लास का आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लास का आर्किटेक्चर कंप्लीट है। इसमें सबसे पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करते हैं प्राइवेट, ठीक है। इसको एक्सेसिबिलिटी दे देते हैं इंट ए की। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है और हमने इसको डाटा टाइप दे दी इंट ए। इसके बाद हम एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करते हैं पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हम मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन के नाम से ये हमारे पास फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बन गया पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया, जनरेट हो गया। अब इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर हम अगर डाटा मेंबर को प्लेस करते हैं तो ये मेंबर फंक्शन कहलाएगा। अगर इसमें डाटा मेंबर प्लेस नहीं करते तो ये जस्ट क्या है, खाली एक फंक्शन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन इसके अंदर लिखते हैं हम a इज इक्वल टू प्लस ए, और सी आउट रिजल्ट इज ए, और इसके बाद एंड एल, और इसके बाद हम लिख देते हैं रिटर्न 0 की कमांड, ठीक हो गया। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है मेंबर फंक्शन डिफाइन करने का और इसको
डाटा मेंबर्स को डिफाइन करने का। ठीक हो गया। अब इसके बाद इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, किस तरीके से इस फंक्शन को बुलाया जाएगा, किस तरीके से इस फंक्शन को कॉल किया जाए। इस प्रोसीजर को देखते हैं, इस प्रोसेस को देखते हैं। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन बन गया, क्लास भी बन गई। अब इस फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द बॉडी कॉल करने के लिए हमें कोई ना कोई मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी कॉल करेंगे इसे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें, अच्छा स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप क्लास क्रिएट करते हैं ना, मैंने ये क्लास से क्रिएट की, तो इसके साथ साथ इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। इसका क्या कॉल होता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, तो इसका कंस्ट्रक्टर भी ऑटो कॉल होता है। ठीक हो गया। अब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होगा? इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो विद द नेम ऑफ क्लास होगा। ठीक है। ये जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो विद द नेम ऑफ क्लास होगा। ठीक है। और इसी क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है वो विद द नेम ऑफ दिस क्लास होगा। ठीक है। इसको हम कहते हैं रिकर्जन, कि एक क्लास इटसेल्फ अपने आप को कॉल कर रही है। तो इसको हम किस प्रोसेस में लेके आते हैं? रिकर्जन के प्रोसेस में लेके आते हैं। पर वो चीज़ें अभी हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा मेजर फंक्शनलिटी है, मेजर वर्कआउट है, हम इसमें देखते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को हम मेन बॉडी में इस तरह कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वाइड मेन डिफाइन करता हूँ। क्लियर। वाइड मेन डिफाइन करने के बाद इसके अंदर मैं सबसे पहले क्लास डिफाइन करता हूँ, सॉरी क्लास नहीं, ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे। एक क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ओबीजे डॉट फंक्शन। जैसे ही मैंने ओबीजे किया तो ये फंक्शन के थ्रू इसको कॉल कर लिया। इसके बाद इसको सिस्टम पॉज कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या चीज़ की है, एक क्लास का मैंने फंक्शन बनाया है, एक क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने इसको फंक्शन को कॉल किया है। तो आप उस क्लास के फंक्शन को ऑब्जेक्ट करके डॉट ऑपरेटर लगा के उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं कि इसकी आउटपुट्स क्या जनरेट होती है। आउटपुट जनरेट करने के लिए हमने ए को कोई वैल्यू नहीं दी। ए को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, एग्जाम्पल 1 असाइन करता हूँ, और उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो मेरे पास जो आउटपुट विंडो आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसी आउटपुट विंडो जनरेट होती है, अभी इसने एक एरर दी है, ये आपके सामने है। अब इस एरर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसको देखते हैं। पहले मैं कोड को पूरे को, सिस्टम रिटर्न इज इक्वल टू पब्लिक दिस क्लास ए। ओके, पब्लिक में ए का ये जो है इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी इसको कंपाइल करने के बाद इसकी जो आउटपुट विंडो होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका आउटपुट का रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है। ये इसकी आउटपुट विंडो जनरेट हुई है और ये आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इसमें आउटपुट क्या आ रहा है? रिजल्ट इज 1। अगर मैं यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ
और रिजल्ट इज 1 आ रहा है, इवन मैं यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर भी यूज कर रहा हूँ। अब इसको आप ब्रेक पॉइंट लगाएं यहाँ पे और देखें कि यहाँ पे क्या क्या किस किस जगह पे जो है वो क्लास क्रिएट हो रहे हैं, कि आउटपुट हमारे पास 1 क्यों आ रहा है। स्टार्ट डिबगिंग किया मैंने, जस्ट अ मिनट। ये विजुअल स्टूडियो मैंने ब्रेक पॉइंट लगा के इसको चलाया और उसके बाद मैंने इस पॉइंट पे गया, मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। और उसके बाद इस कोड को कंपाइल करूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू प्लस 1, 1 ही रहेगी, ठीक है, ठीक हो गया। अगर मैं प्लस का ऑपरेटर यहाँ से खत्म करके यहाँ पे यूज करता हूँ, तो इसके बाद इसको कंट्रोल एस करके दोबारा ब्रेक पॉइंट पे चलाते हैं, डिबग स्टार्ट डिबगिंग, स्टार्ट डिबगिंग करके इसके आउटपुट से नेट देखते हैं क्या आउटपुट्स आ रही है इसकी। तो इसके बाद हम इस पॉइंट पे ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, उसके बाद इस पॉइंट पे आए तो मेरे पास ए की वैल्यू 2 हो गई है विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर। उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो करने के बाद सिस्टम पॉज, सिस्टम पॉज, उसके बाद रिजल्ट इज 2। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 2, क्योंकि मैं प्लस का ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। प्लस का ऑपरेटर का यूज करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट्स है, जो आउटपुट्स है वो इसकी 2 आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं इसी फंक्शन को अवर लोड करता हूँ, इसी फंक्शन को क्या करता हूँ अवर लोड करता हूँ। तो उसके बाद देखता हूँ कि इसके अंदर क्या आउटपुट जनरेट होती है। ओवरलोडिंग से मुराद है कि मैं इसी क्लास के अंदर एक और फंक्शन बनाता हूँ जिस फंक्शन का नाम तो सेम होगा लेकिन उसके पैरामीटर डिफरेंट होंगे, नेम सेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ पैरामीटर इसके इंट एक्स, सी आउट, सी आउट, रिजल्ट इज। तो यहाँ पे जब मैंने इसको कंपाइल किया, इसको सॉर्ट आउट किया, तो इसका रिजल्ट क्या आते हैं मैं देखता हूँ, ठीक है। अब इसकी डाटा टाइप इंट रखी है, तो इंट डाटा टाइप के लिए मुझे यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो डिफाइन करना पड़ेगा, रिटर्न ज़ीरो कंट्रोलर्स, इज इट क्लियर। रिटर्न ज़ीरो करने के बाद ये मेरा सारा का सारा प्रोसीजर है जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक हो गया। अब इसमें मैंने वैल्यू ले दी है एक्स और मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब x की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर दी है मैंने, किसको a को मैंने x की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। अब a को मैं वैल्यू कैसे डिफाइन करूंगा, किस तरीके से डिफाइन करूंगा, इस चीज को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन डिफाइन करता हूँ, लेकिन अब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, पैरामीटराइज फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पैरामीटराइज फंक्शन। तो मैं यहाँ पे इसको पैरामीटर की वैल्यू 10 डिफाइन कर देता हूँ। तो अब उसको पता चल गया है कि ये कौन सा फंक्शन है, पैरामीटराइज फंक्शन है, और ये कौन सा है। इससे पहले इसको नहीं पता था, ये दोनों फंक्शंस को एक ही कॉल कर रहा है क्योंकि ये एक क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये पैरामीटराइज फंक्शन है, इसके अंदर अगर मैं कोई भी वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, कोई भी इंटीजर वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो वो पैरामीटराइज फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब मैं इसको अगेन कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद
इसकी जो आउटपुट्स है वो आपको डिफाइन करता हूँ कि किस तरीके से पैरामीटराइज्ड फंक्शन काम करता है और इसकी आउटपुट कैसे जनरेट होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास कंपाइलेशन मोड में आ गया, इसको मैंने सबसे पहले कंपाइल किया, ए की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू 2 हो गई, इसके बाद रिटर्न 0 है, रिटर्न 0 करने के बाद इंट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन। अब जब ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन पे जाएगा तो ये इस फंक्शन को चलाएगा, पैरामीटराइज्ड फंक्शन को, लेकिन उसने डायरेक्टली कॉल किया क्योंकि मैंने उसके ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं किया हुआ था। तो ये फंक्शन 1 की वैल्यूज है, ये फंक्शन 2 की वैल्यूज है। मैं आपको शेयर करता हूँ, सॉरी, ये शेयर कर दिया। तो ये मैंने डिफाइन किया, जो रिजल्ट इज 2 है, ये फंक्शन 1 की वैल्यू है क्लास ए के, रिजल्ट इज 20, ये फंक्शन बी की वैल्यू, फंक्शन 2 की वैल्यू है विद इन द सेम क्लास। तो सेम क्लास के अंदर ये दो फंक्शंस की वैल्यू है, जो कि क्लास ए के अंदर 2 वैल्यू है फंक्शन और क्लास सेकंड के अंदर उसी फंक्शन की वैल्यू 3 है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा, जिसके अंदर हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन के अंदर आउटपुट जनरेट करें। अब इसके बाद हम इससे आगे चलते हैं। अभी हमने फंक्शन ओवरलोडिंग कर ली है, ठीक है, और अब इसके बाद हम इसी फंक्शन को ओवरराइड करते हैं। उसके लिए हमें क्लास बनानी पड़ेगी बी। हमने एक क्लास जनरेट की, क्लास बी, क्लास का सिंटैक्स डिफाइन किया और उसके बाद क्लास बी डिफाइन कर दी, और उसके बाद मैंने इसका आर्किटेक्चर कंप्लीट कर दिया। इसमें जो एरर्स आ रहे हैं वो आना बंद हो जाए, रेड लाइन जो आ रही है नीचे। अब ये क्लास का आर्किटेक्चर तो मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब मैंने इस क्लास को इनहेरिट करवाना है। क्या करना है? इनहेरिटेंस करनी है। तो मुझे इनहेरिटेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लास बी को चाइल्ड बनाना पड़ेगा और क्लास ए को मैं पेरेंट क्लास बनाऊंगा। क्लास बी चाइल्ड है और क्लास ए इसकी पेरेंट क्लास है। इज इट क्लियर? अब ये जो है यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है क्लास बी, उसके बाद पब्लिक ए, ये क्या है? इनहेरिटेंस हो रही है। इज इट क्लियर? अब इनहेरिटेंस के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन करूंगा। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन करते हैं हम, और उसके अंदर मैं इंट बी डिफाइन करता हूँ और पब्लिक करने के बाद सबसे पहले इंट फंक्शन, ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये उसके साथ ओवरराइड कर रहा है, ठीक है, ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसके साथ क्या कर रहा है? ओवरराइडिंग कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको एक पैरामीटर दे देता हूँ इंट वाई, और वाई इज इक्वल टू पैरामीटर वाई, और यहीं पे मैं सी आउट कर देता हूँ, सी आउट। क्लियर? रिजल्ट इज, अब ये क्लास बी है, बी के अंदर हमने फंक्शन बनाया फंक्शन के नाम से। अब ये टू और मोर फंक्शन विद द सेम नेम एंड विद द सेम पैरामीटर साइन, तो हम इसको क्या कहते हैं? फंक्शन ओवर राइडिंग। तो ये दो फंक्शंस जो हैं ये फंक्शंस ओवर राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये फंक्शंस की ओवर राइडिंग हो रही है। इसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड फंक्शन की फंक्शन ओवरराइडिंग करता हूँ, इंट फंक्शन ब्रैकेट्स और उसके अंदर डाटा मेंबर डिफाइन कर देता हूँ, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशंस करके b इज इक्वल टू b प्लस
बी, और उसके ऊपर मैं कर देता हूँ सी आउट बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ रिजल्ट इज, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन भी डिफाइन कर दिया और उसका रिजल्ट भी डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे रिटर्न 0, यहाँ पे रिटर्न मैंने 0 कर दिया। रिटर्न 0 किया तो इसकी जो डाटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग ये रिटर्न 0 कर दिया हमने, क्योंकि जब भी आप इस चीज़ की डाटा टाइप इंटर रखते हैं तो आपको रिटर्न 0 करना पड़ता है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न 0 कर दिया है। रिटर्न 0 करने के बाद अब ये मेरा जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसके साथ ओवरराइड कर रहा है, ये फंक्शन इस फंक्शन के साथ ओवरराइड कर रहा है। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का कांसेप्ट है कि टू और मोर फंक्शन विद द सेम नेम एंड विद द सेम पैरामीटर इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग होता है कि टू और मोर फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग ये आपके सामने है, क्लियर है कि दो फंक्शन जिनका सेम नेम है बट डिफरेंट पैरामीटर है, फंक्शन ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब इन फंक्शंस को हम कॉल करके भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, अब आपको ये पता है कि आपने पेरेंट क्लास बनाई हुई है, तो पेरेंट क्लास से के ऑब्जेक्ट से आप सिर्फ उसका रेलिवेंट फंक्शन कॉल कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर सकते। इसी तरह चाइल्ड क्लास बनाई तो चाइल्ड क्लास के फंक्शन से आप उसका रेलिवेंट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, थ्रू आउट द क्लास कॉल नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास बी है उसका मैंने ऑब्जेक्ट ओ बना दिया, ठीक है। क्लास बी का ऑब्जेक्ट मैंने ओ क्रिएट कर दिया। सबसे पहले मैं करता हूँ ओ डॉट फंक्शन। अब ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ओ डॉट फंक्शन, ये पेरेंट क्लास का फंक्शन भी है और ये चाइल्ड क्लास का फंक्शन भी है। ये ओवरराइडिंग हो रही है। ओवरराइडिंग किस फंक्शन की हो रही है, ओवरराइडिंग इस फंक्शन की हो रही है। ये एक फंक्शन को कॉल करने से मैं पेरेंट क्लास को भी कॉल कर रहा हूँ और मैं चाइल्ड क्लास को भी कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ओ डॉट फंक्शन, और इसके अंदर मैं अगर पैरामीटर्स डिफाइन कर देता हूँ, पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल मैंने 100 डिफाइन किया, तो ये फंक्शन ओवर राइडिंग हो रही है पैरामीटराइज फंक्शंस की। ये भी फंक्शन ओवर राइडिंग है कि फंक्शंस की पैरामीटराइज। ये फंक्शन मैंने पैरामीटराइज डिफाइन किया यहाँ पे, और इसी तरह मैंने एक फंक्शन पैरामीटराइज डिफाइन किया यहाँ पे। तो ये इन दो फंक्शंस की क्या हो रही है, फंक्शन ओवर राइडिंग, ठीक है। अगर फंक्शन ओवरलोडिंग देखें तो वो विद इन द सेम क्लास, फंक्शन ओवरलोडिंग विद इन द सेम क्लास पॉसिबल है, लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग विद इन द सेम क्लास पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इज इट क्लियर? अब फंक्शन ओवरराइडिंग कर लिया हमने, फंक्शन ओवरलोडिंग कर लिया, ये काम कर लिया। अब हम सबसे पहले जो है वो एक क्लास जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम क्लास जनरेट करते हैं, बिल्ट इन क्लास विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज। जब मैंने ये क्लास जनरेट की तो मेरे पास पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर आ रहा है और पब्लिक के अंदर एक डिस्ट्रक्टर आ रहा है।
कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है और डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास को कंस्ट्रक्ट करता है और जो डिस्ट्रक्टर है वो क्लास को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्लास को कंस्ट्रक्ट करेगा और डिस्ट्रक्टर क्लास को डिस्ट्रॉय करेगा। तो सबसे पहले एक और चीज, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जो क्लास का नेम होता है, डिस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जो कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम होता है। इसमें नेम्स की एम्बिग्युइटी नहीं आती, इनके नेम हमेशा सेम रहते हैं। कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम रहता है और डिस्ट्रक्टर विद द सेम नेम रहता है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहां तक मैंने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाए और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है ये कॉल भी हो रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अभी हम अपने प्रोग्राम में भी इसको कॉल करेंगे। हम देखेंगे कैसे हमने चाइल्ड क्लास बनाई, पेरेंट क्लास बनाई और किस तरीके से हम चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, प्राइवेट, पब्लिक, एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे मैं पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ ए। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये कंस्ट्रक्टर किसका है? क्लास ए का कंस्ट्रक्टर है। किसका कंस्ट्रक्टर है? जैसे कि यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, पब्लिक के अंदर आपने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, सेम इन द सिनेरियो मैंने ये कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब जो नेम क्लास का है वही नेम कंस्ट्रक्टर का है और इसी तरह मैंने यहाँ पे टेल्डा सिंबल से डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बना दिया, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर भी बना दिया। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा जो कि क्लास का नेम होगा। इज इट क्लियर? अब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद, इनके क्लास नेम्स देने के बाद हम इसके ऊपर फर्दर वर्कआउट करते हैं। अब इसमें हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करेंगे? ये देखिए, जैसे माई क्लास क्लास का नेम है और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर करता क्या काम है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का काम होता है कि आप क्लास के पब्लिक एक्सेसिबिलिटीज को, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में डिफाइन की हुई चीजों को आउटसाइड ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर कॉल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि किसी चीज को आउटसाइड ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर आप कॉल कर सकते हैं। ये काम होता है कंस्ट्रक्टर का। सॉरी, ये काम होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, हम इसमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से इस कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल करेंगे। इस क्लास से बाहर, ये ब्रैकेट्स चल रही हैं क्लास की, इस क्लास से बाहर मैंने सबसे पहले क्लास का नाम दिया, उसके बाद मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दिया और उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। मैंने क्या कॉल किया? ये कंस्ट्रक्टर। तो ये मैंने क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया आउटसाइड ऑफ द क्लास। इज इट क्लियर? क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है आउटसाइड ऑफ द क्लास। सेम इन द सिनेरियो, मैं इस क्लास का डिस्ट्रक्टर, क्लास ए का डिस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं आउटसाइड ऑफ द क्लास। ऊपर मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया आउटसाइड ऑफ द क्लास और नीचे मैंने डिस्ट्रक्टर कॉल किया है आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की एक्सेसिबिलिटीज को, फंक्शनलिटीज को देखते हैं। तो इसके बाद कंस्ट्रक्टर किस तरीके से इसमें
तो वर्कआउट करेगा डिस्ट्रक्टर किस तरीके से इसमें वर्कआउट करेगा। मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्टर कॉल किया, ये है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं डिस्ट्रक्टर के अंदर रेफरेंस दे देता हूँ ए, मेरे पास ए क्या है, क्लास है, ठीक है। मेरे पास ए क्या चीज है, क्लास ए है। अब जब मैंने क्लास ए को डिस्ट्रक्टर कॉल कर लिया तो इसके बाद आउटपुट जनरेट करते हैं इसकी, क्या आउटपुट्स क्या जनरेट होती हैं, नो मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। यहाँ पे हमने जब इंट दिया है तो हमने रिटर्न अ वैल्यू करना पड़ेगा, रिटर्न 0। सेम इन द सिनेरियो ऊपर भी, यहाँ पे भी। अब इसको बाद इसको कंपाइलेशन मोड में ले आते हैं, इसको हमने कंपाइल किया, ठीक है, और इसको कंटिन्यू कर दिया है। अब इसको डिबगिंग मोड में एक एक पॉइंट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब जब यहाँ पे किया तो ये ए की वैल्यू कुछ नहीं थी, तो एक गार्बेज वैल्यू उसने दे दी। इवन हमने डिस्ट्रक्टर में डिस्ट्रक्टर के अंदर क्लास को कॉल किया हुआ है। मैं इसको दोबारा चला के दिखाता हूँ आपको, और आउटपुट जनरेट करके दिखाता हूँ कि इसके आउटपुट्स क्या है। शेयर, ये मेरे पास आउटपुट्स आ रही हैं, अभी आपके सामने है, ये मेरे पास आउटपुट आ रही है। दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर विजुअल स्टूडियो, मैंने डिस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्टर के अंदर क्लास ए कॉल कर दी हुई है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद देखता हूँ मुझे आउटपुट्स क्या जनरेट हो रही है। डेफिनेटली अगर आप डिस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो आपकी आउटपुट जो है वो जनरेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका प्रोसीजर देखते हैं कि आउटपुट जनरेट किस जगह पे हो रही है, किस लोकेशन में हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है। ओके, प्रोग्राम जो है वो कुछ एरर जनरेट करना शुरू कर दिया, मुझे लगता है इसको स्टॉप करके दोबारा से हमें चलाना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब इसको दोबारा से कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, डिबगिंग मोड में चलाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने इसको कंटिन्यू किया तो मेरे पास ये विंडो के ऊपर रिजल्ट शीट आ गई है, आंसर आ गए हैं, ठीक है। इसको मैं अगेन शेड कोड विजुअल स्टूडियो करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्टर को क्लास ए को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, क्लास ए को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। सेम इन द सिनेरियो क्लास बी है और क्लास बी को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। तो आप एक चीज देखिए, ओ डॉट ओ डॉट डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर मैंने किसका कॉल किया है, क्लास। अब मुझे जब जिस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल करना है उसका ओबीजे, इसका ऑब्जेक्ट ओबीजे, ओबीजे। अब मैंने ओबीजे का क्या कॉल कर लिया, डिस्ट्रक्टर। अब मैं डिस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद देखता हूँ कि इस प्रोग्राम की आउटपुट मेरे पास क्या जनरेट होती है। डिस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद इसकी आउटपुट्स में क्या एरर आ रहा है, राइटिंग ओके हो गया। इसको बिल्ड कर लेते हैं एक बार, प्रोग्राम आउटपुट जनरेट करने में कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, इसको बिल्ड करने के बाद देख लेते हैं इसमें एरर्स क्या आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इस कोड को रिमूव करते हैं और उसके बाद इसको दोबारा से डिबग करते हैं और इसके आउटपुट जनरेट करते हैं, नहीं तो इसको स्टॉप करके दोबारा से चलाना पड़ेगा, ठीक हो गया।
तो स्टॉप करके ना प्रोग्राम को दोबारा से चलाना पड़ेगा। इसको स्टॉप कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद विजुअल स्टूडियो को हम दोबारा से कंपाइल करते हैं। विजुअल स्टूडियो को दोबारा से कंपाइल करने के बाद इसको लिंक करते हैं विजुअल स्टूडियो को। शेयर स्क्रीन किया, शेयर स्क्रीन करने के बाद हमने विजुअल स्टूडियो ओपन किया, P1 प्रोजेक्ट को ओपन किया। P1 प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद हम इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो ये है। हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो ये है कि एम्प्टी आउटपुट है। जब हमने डिस्ट्रक्टर को कॉल किया तो डिस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद हमने क्लास ए को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो डेफिनेटली सारा का सारा कोड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसको दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं हम। यहाँ से ब्रेक पॉइंट में ख़त्म करता हूँ। ब्रेक पॉइंट ख़त्म करने के बाद इसको दोबारा से मैं कंटिन्यू करता हूँ, और इसके बाद देखता हूँ इसकी आउटपुट क्या जनरेट होती है। जब मैं इसके आउटपुट जनरेट करूँगा तो मुझे एक प्रॉपर आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको दोबारा से कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद मेरे पास ये आउटपुट जनरेट हुई, मेरे पास ये आउटपुट जनरेट हो रही है। ठीक हो गया। अब मैं डिस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ। डिस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद देखता हूँ कि मेरे पास क्या आउटपुट्स जनरेट होती हैं। सबसे पहले मैं क्लास ए का डिस्ट्रक्टर कॉल करने लगा हूँ। जब मैं क्लास ए का डिस्ट्रक्टर कॉल करूँगा तो मुझे उसके ऑब्जेक्ट से ही कॉल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डॉट ये है मेरे पास डिस्ट्रक्टर क्लास ए का। ठीक है, मेरे पास क्या है, ये है डिस्ट्रक्टर क्लास ए का, और इसको मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने से पहले, कॉल करने से पहले कॉल कर रहा हूँ। और इसको अब मैं कंपाइल करने लगा हूँ तो देखता हूँ कि क्लास ए का डिस्ट्रक्टर अगर ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं कॉल कर रहा हूँ तो उसके अंदर क्या इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, जब मैंने क्लास ए का डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किया तो मुझे इधर यहाँ पे सेम रिजल्ट्स आ रहा है। ठीक है, सेम इन द सिनेरियो मैं इस क्लास ए के रिजल्ट के ऊपर जाके ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद इसको स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद इसको डिबग स्टार्ट डिबगिंग करता हूँ। स्टार्ट डिबगिंग करने के बाद यहाँ पे एक एक पॉइंट के ऊपर मैं इसको ब्रेक पॉइंट को कंपाइल करता हूँ। ए की वैल्यू 1, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्रिप्टर। ओके ओके ओके, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्रिप्टर यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्टर के अंदर ये क्लास डिफाइन की हुई है। इसको खत्म करें। जब आप इसको खत्म करेंगे तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, इस चीज़ को देखते हैं। कंट्रोल एस किया, डिबग स्टार्ट डिबगिंग। स्टार्ट डिबगिंग करने के बाद इसके पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट विंडो जनरेट हो रही है। ठीक है, ये रिजल्ट विंडो, इसके क्लासेस, इसके रिजल्ट्स, इसके इनहेरिटेंस के बाद, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो है वो जनरेट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और फर्दर के कॉन्सेप्ट जो है डिफाइन किए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं मतलब इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज क्यों कर रहा हूँ नई हर नए कंसेप्ट के साथ। तो हर उनके अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं ये आपस में इंटरलिंक है, इनका आपस में बहुत क्लोज रिलेशन है, बहुत क्लोज लिंक है। तो उनके जितने भी कंसेप्ट हैं, कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है, जितनी भी टेक्निक्स हैं, इनका आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। अब एक और चीज़ करते हैं, हम क्लास के अंदर एक न्यू क्लास को कॉल करते हैं। ठीक है,
लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो हम इसमें सबसे पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। हम सबसे पहले यहाँ पे जाके स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं। हमने यहाँ पे गए प्रोग्राम्स, विजुअल स्टूडियो, और उसके बाद जाके इसको चलाया। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्कोप रेजोल्यूशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, क्लास के बाहर बैठ के उसके पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को कॉल करने में हेल्प करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, एक मेरे पास क्लास है बी, इसके पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ बी क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ए, ठीक है, और ए ई का पब्लिक का डेटा मेंबर और इसका डिस्ट्रक्टर, ठीक है। ए के बाद मैं इसका डिस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, इस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, कंट्रोल एस किया। ये करने के बाद आप क्लास ए डिफाइन करें, ए करने के बाद आप क्लास ए डिफाइन करें, उसके बाद फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्लास ए के नेम आ रहा है, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर आ रहा है, क्लास ए का पब्लिक का मेंबर आ रहा है, क्लास ए का फंक्शन आ रहा है, क्लास ए का डिस्ट्रक्टर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लास ए का डिस्ट्रक्टर कॉल करके देखता हूँ क्या ठीक हो गया। क्लास ए का डिस्ट्रक्टर कॉल किया, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या आउटपुट जनरेट करता है। अब यहाँ पे वो डिस्ट्रक्टर पे एरर दे रहा है ए डॉट यहाँ पे डिस्ट्रक्टर की जगह हम किसी और चीज़ को कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास ए है और उसके फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली इस तरीके से कॉल नहीं करेगा। तो मैंने क्लास बी बनाई, क्लास बी के अंदर ए डिफाइन किया, ए के अंदर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिफाइन किया और उसका जो है वो कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। अब इस चीज़ को मैं आउटसाइड ऑफ द क्लास बॉडी में करता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने करना है तो जस्ट आप सिंपल लिखें ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे आ गया डाटा मेंबर ए, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, डाटा मेंबर ए। अगर इसी चीज़ को हम मेन कोड के ऊपर ले जाए और उसके ऊपर जाके करें तो इसके इफेक्ट्स देखते हैं कि क्या आते हैं। हम यहाँ पे मेन कोड में है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये किया बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन। अगर मैं डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ ए के, तो मैं इस तरीके से करूँगा। मैं डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ ए के, तो मैं इसको क्या करूँगा, ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन। अब यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है ना वो एम्बिग्युइटी जनरेट कर रहा है कि फंक्शन दो तरह के, एक पैरामीटराइज फंक्शन है और एक सेकंड वन फंक्शन है। तो आप यहाँ पे किस फंक्शन को डिमांड कर रहे हैं, पैरामीटराइज फंक्शन को डिमांड कर रहे हैं या सिंपल फंक्शन को डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इश्यूज जो है ये इसके अंदर जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन, फंक्शन की ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बाद ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप फंक्शन को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हुए आउटसाइड ऑफ द क्लास बुला सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका आज का ये टॉपिक जिसके अंदर ऊप के कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए हैं, ऊप के लॉजिक रिवाइज करवाई हैं, ठीक है।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको फुलफिल करें और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें, इसको फाइनलाइज करें। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ इसी लेक्चर के अंदर। एक असाइनमेंट मैं एलोकेट कर रहा हूँ आप सब स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक असाइनमेंट एलोकेट कर रहा हूँ जो इस लेक्चर से रिलेटेड होगी वर्ड फाइल के अंदर या व्हाइट बोर्ड, डॉक्यूमेंट्स बोर्ड। इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि व्हाट इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, और इसकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है और इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, ठीक हो गया। सेकंड नंबर के ऊपर मैं आपसे पूछता हूँ जो इसी कोर्स का इसी लेक्चर का हिस्सा है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इन स्पेलिंग्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह चेक कर लें कि कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है, डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है। कंस्ट्रक्टर की जगह मैं आपको इसका सिंटैक्स डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास कंस्ट्रक्टर है ए तो उसका डिस्ट्रक्टर होगा टेल्डा ए। यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्टर है ए तो उसका डिस्ट्रक्टर क्या होगा, टेल्डा ए। आपकी असाइनमेंट है कि आपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को प्रॉपर पढ़ के और इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को पढ़ के प्रॉपरली फिर इस असाइनमेंट्स को आपने फुलफिल करना है, फाइनलाइज करना है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें और अच्छी तरीके से स्टडी करें। अगर कोई इशू आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ईमेल्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, आप टेलीफोनिकली मतलब डिस्कस कर सकते हैं, सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों तक आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो जानी है, आपके प्रॉपर जो है वो मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। अभी आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ें समझें, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को कम अज़ कम इन ऑनलाइन लेक्चर्स में कोई एम्बिग्युइटी पेश नहीं आनी चाहिए, कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।